इंडियन डाइट है, जो हमारी इंडियन कल्चर की डाइट है, वो बहुत अच्छी डाइट है, पर उसका सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है, दैट इज़ हाई कार्ब एंड लो प्रोटीन। तो हमें अपना जो प्रोटीन की मात्रा है दैट शुड एटलीस्ट बी 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अगर मेरा वजन 75 किलो है तो आई शुड एटलीस्ट बी हैविंग अराउंड 60 to 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे। रिफाइंड ऑयल्स हैं, ये हमारे हार्ट को रखें हेल्दी, एंड आई थिंक वी शुड वॉक अवे फ्रॉम दैट। और ये मैं एक चिकित्सक के रूप में नहीं है, मैं व्यक्तिगत रूप से भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारा पुराना सिस्टम था, जो हम पुराना देसी घी खाते हुए आ रहे थे, जो हम पुराना मस्टर्ड ऑयल खाते हुए आ रहे थे, वो हमारे लिवर के लिए कहीं ज़्यादा हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे जितने भी श्रोता हैं वो हैं, उन सब ने ये बात सुनी होगी कि साहब हमें पीलिया हो गया था, हमने झड़वाया फिर ठीक हो गया। तो हमें उस चीज़ से भार होना और हमें उस चीज़ से प्रभावित नहीं होना। हमारी हर बहन, हमारी हर माता पहले परिवार के लिए जीती है, फिर अपने लिए जीती है। तो ये भी बहुत कॉमनली देखा गया है कि वो सबका ध्यान रखते रखते खुद का ध्यान रखना भूल जाती है, और उसकी शुगर जब वो आई है तो पता चला है 350 है, 400 है, 450 है। इस वजह से नैश का जो इंसिडेंस है, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस का, वो महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है, नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज का। अभी जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत करता हूं। इस समय सेहत लाइव में हमारे साथ बात करने के लिए है डॉक्टर सिद्धांत खन्ना, और आज का विषय हमारा है फैटी लीवर को लेकर कि फैटी लीवर क्या है और किस तरह की बीमारियां हैं और क्या मिथ्या है, और अपने लीवर को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इन तमाम सवालों के जवाब सीधा डॉक्टर सिद्धांत खन्ना से ही जान लेते हैं। डॉक्टर सिद्धांत, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। ये फैटी लीवर है क्या? क्या फैट से रिलेटेड है? सुनने में लगता है कि फैटी लीवर में कोई फैट जमा हो गया है। ये क्या है ये फैटी लीवर? सबसे पहले तो देखिए, फैटी लिवर के बारे में जानने से पहले हम ये जानना हो कि लिवर हमारा जो ऑर्गन है, थोड़ा सा पहले हम उसके बारे में समझें कि लिवर ऑर्गन का क्या महत्व है हमारे शरीर में, क्या उसका काम है और किस वजह से ये फैटी लिवर होता है। तो लिवर एक ऐसा ऑर्गन है हमारे शरीर में जो हमारे बॉडी की सारी पाचन प्रक्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम जो भी खाते हैं उसका सही तरीके से पाचन प्रक्रिया होना, ग्लूकोज को अपनी जगह पे पहुंचाना, ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया, ये सब हमारे काम लिवर के जरिए होते हैं। तो लिवर एक तरीके से मैं बताऊं तो पावर हाउस ऑफ द बॉडी है, कि जितनी भी हमारी शरीर से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जो खाना खा के एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि लिवर हमारे खाने की पाचन प्रक्रिया कर रहा है, और वो एनर्जी हमारी डाइजेस्ट, खाने को जो डाइजेस्ट कर रहा है, खाने को जो डाइजेस्ट कर रहा है, सबसे बड़ा काम लिवर का है। सबसे बड़ा काम उसमें लिवर का है। अन्य ऑर्गन भी इन्वॉल्व होते हैं, महत्व सबसे ज्यादा लिवर का है। अब लिवर का जो एक नॉर्मल साइज होता है शरीर में, वो करीबन 11 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, जो हम अल्ट्रासाउंड पे नापते हैं 11 सेंटीमीटर इज द नॉर्मल साइज। अब क्योंकि हमारे जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड हो गया, फाइब्रोस्कैन हो गया, अब इतने एडवांस हो चुके हैं कि हमने एक बात नोटिस करी होगी कि हाल फिलहाल में काफ़ी पिछले कुछ सालों में मेरे पास भी पेशेंट्स आने लगे हैं कि वहाँ पर फैटी लिवर हो गया है, हमें फैटी लिवर की साहब दवाई दे दीजिए। तो पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस फैटी लिवर के लिए आपको डॉक्टर पे जाना है और किस फैटी लिवर के लिए आपको डॉक्टर पे नहीं जाना है। अलग अलग क्राइटेरिया, बिल्कुल क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक नॉर्मली अल्ट्रासाउंड्स पे आजकल ये रिपोर्टेड बहुत सारे अल्ट्रासाउंड्स में ये देखा गया है कि ग्रेड 1 फैटी लिवर होता है। तो ग्रेड 1 फैटी लिवर क्या है? इट इज़ बेसिकली फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द लिवर, जिसमें अगर हम आम भाषा में उसको बोलें तो एक चर्बी की परत हमारे लिवर के ऊपर जमती जा रही है। चर्बी की जो फैट है वो जमा होता है लिवर के पास। कैसे? तो अल्ट्रासाउंड में, क्योंकि लिवर ही हमारा सारा फैट का मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, तो अल्ट्रासाउंड्स में आजकल ये हमें देखा जाता है जब हमारा लिवर का इको टेक्सचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। इट इज जनरली रिपोर्टेड एज स्लाइटली रेज्ड इको टेक्सचर ऑफ द लिवर। इसमें एक और ये भी बात है कि क्योंकि अल्ट्रासाउंड की जो क्वालिटी है वो पिछले कुछ सालों में इतनी हाईटेक हो चुकी है कि हमें अब ये पिकअप ज़्यादा हो रहे हैं। अब क्या इससे हमारे मरीज को कोई नुकसान है या नहीं है, ये देखने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि पहले पेशेंट का मेटाबॉलिक प्रोफाइल कैसा है। तो जी, क्या प्रोफाइल है? अब अगर पेशेंट का वजन ठीक है, उसका शुगर नॉर्मल है, उसका बीपी नॉर्मल है, उसका जो बीएमआई है वो बॉडी मास इंडेक्स, तो बॉडी मास इंडेक्स अगर लेस देन 30 है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा पेशेंट फिजिकली फिट है, कि उसका बीपी ठीक है, शुगर ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ठीक है, बीएमआई ठीक है, वो ओवरवेट कैटेगरी में नहीं आता है।
तो अन्यथा अगर कभी हमने अल्ट्रासाउंड कराया और इंसिडेंटली हमें ये डायग्नोज भी हो जाए कि हमारे पास ग्रेड 1 फैटी लिवर है, तो ये कोई आपातकालीन सिचुएशन नहीं है। इसके लिए हमें ना तो पैनिक होना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ आजकल बहुत सारे लोगों को वो पैनिक हो जाते हैं ग्रेड 1 फैटी लिवर देख के। आम धारणा है कि फैटी लिवर मतलब फैटी लिवर। हाँ, तो दूसरा क्या है कि अगर आपका वजन ज़्यादा है, 35 से ज़्यादा का आपका बीएमआई है, आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आ गए हैं। बीएमआई कैसे चेक होता है? बीएमआई का एक फॉर्मूला होता है, आप हाइट और वेट मेजर करते हैं और फॉर्मूला पे लगाते हैं, देन वी चेक द बीएमआई। क्या एक आम आदमी घर पे चेक कर सकता है इसे? बिल्कुल, बहुत सारे ऑनलाइन कैलकुलेटर्स हैं आजकल। एग्जैक्ट फॉर्मूला बताने से और पेशेंट उसको नोट कर ले, वो मरीज के लिए भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आजकल ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं। अगर आप गूगल पे जाके लिखेंगे बीएमआई कैलकुलेटर, तो ऐसे कई सारे कैलकुलेटर्स हैं जो आ जाते हैं। उसमें आप अपना सिर्फ हाइट इन सेंटीमीटर्स एंटर करेंगे और वेट इन केजीज एंटर करेंगे, और आपको आपका एग्जैक्ट बीएमआई घर पे पता चल जाएगा। तो ये 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 35 से ज्यादा पे हम ओबीस की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, सिवियरली ओबीस की कैटेगरी में आ वो जाते थोड़ा हैं। खतरनाक सिचुएशन है। वो खतरनाक सिचुएशन है। तो हमें बोलने का मतलब यह है कि हमें फैटी लिवर पे या हमें एक रिपोर्ट का इलाज नहीं करना चाहिए, या हमें रिपोर्ट को देख के ना तो पैनिक करना चाहिए, ना हमें खुश होना चाहिए कि जी साहब मैंने तो अल्ट्रासाउंड करा लिया था और हमारा लिवर बिल्कुल स्वस्थ आया है अल्ट्रासाउंड में, तो हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। ये नहीं है। मरीज की जो स्वस्थता है वो उसके शारीरिक हालात को देखते हुए जज होती है। तो अगर आपका वजन ज़्यादा है तो ये लाजमी सी बात है कि जब आप अपना अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो आपका इको टेक्सचर लिवर का थोड़ा बढ़ावा आएगा ही। क्योंकि जितना काम, अगर मैं आम भाषा में बहुत ही एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो जो काम लिवर को एक 60 किलो के आदमी के लिए करना है, अगर आपका वजन 60 से 90 पहुंच जाता है तो लिवर का तो साइज उतना ही है, तो उसको वो काम शरीर के 90 किलो के आदमी के लिए करना है। तो जाहिर सी बात है लिवर का साइज थोड़ा सा ओवरबर्डन हो गया, ओवरबर्डन हो गया लिवर हमारा। तो ऐसे में हमारा लिवर का साइज भी ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, हमें अल्ट्रासाउंड में चीज़ें पिकअप भी होंगी। जब हम अपना लिवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे तो हो सकता है कि जो लिवर के एंजाइम्स होते हैं AST ALT वो भी हमारे थोड़े से रेज्ड आए। अब जहां तक की बात है फैटी लिवर जो ब्लड टेस्ट के द्वारा डायग्नोज होता है, तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई ब्लड टेस्ट या उसको सीधा एक ब्लड टेस्ट को करा के एक मन में मतलब अंधविश्वास हमें नहीं करना चाहिए कि साहब हमारा लिवर खराब हो गया क्योंकि हमारा जो लिवर एंजाइम्स थे SGOT SGPT वो सामान्य से थोड़े से ज़्यादा बढ़े हुए हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि फैटी लिवर फिर कैसे पता चलेगा? ब्लड टेस्ट के थ्रू पता चलता है, ऑथेंटिक रिपोर्ट आती है? मैं वही बात, तो ब्लड टेस्ट में जो है अगर हमारा SGOT SGPT की लिमिट इज लेस देन 45, ठीक है, अन्यथा कभी हमने टेस्ट कराया हमारा वो आता है 55 या 65 या 75, दैट इज नॉट टू बी पैनिक्ड अबाउट। ऐसे केस में अपना थोड़ा सा खान पीन सुधारें, अल्कोहल की मात्रा लेते हैं तो उसको बंद कर दें, फैटी फूड लेना कम करें और अपना रेगुलर डाइट और एक्सरसाइज प्लान करें और वेट रिडक्शन पे ध्यान दें। सिग्निफिकेंट लेवल जिस पे आपको डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए वो तब है जब आपका ये OTPT लेवल्स जो हैं ये मोर देन 3 टाइम्स अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल हो। तो अगर हमारी रेंज एक 45 और 50 के आसपास है, तो जब हमारा 150 से ऊपर हो तब हमें डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए और अपना जो मैंने बताया मेटाबॉलिक प्रोफाइल जो आपका हो गया ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल और थायराइड, ये चेक कराना चाहिए। तो हमारा ध्यान लिवर पे ना होके हमारा ध्यान उन कारणों पे होना चाहिए जिनसे हमारा लिवर ओवरबर्डन हो रहा है, जैसे कि हमारा वेट, हमारी डायबिटीज, हमारा हाइपरटेंशन, हमारा हाइपरथायराइडिज्म, इन चीजों पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। आजकल जो सबसे ज्यादा ये देखा जा रहा है फैटी लिवर का जो इंसिडेंस है ये बहुत हद तक अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स में बहुत ज्यादा डायबिटिक है उन पे फैटी लिवर का खतरा ज्यादा है। और ऐसा भी माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, धारणा है कि जो शराब का सेवन ज्यादा करते हैं, शराब पीते हैं, उनको फैटी लिवर हो गई होगा, उनका ये धारणा लिवर खराब हो गई होगा। ये धारणा ऐसा कुछ है क्या? ये धारणा नहीं, ये तो 100% फैक्ट है। अब हमारा लिवर खराब होने की 2 वजह हैं, अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक। तो नॉन अल्कोहलिक को हम नैश कहते हैं आजकल, नॉन अल्कोहलिक स्टीटियोहेपेटाइटिस। अल्कोहलिक को हम ALD कहते हैं, अल्कोहलिक लिवर डिजीज। तो अगर मैं सबसे पहले मैं बात करता हूं, जैसे मैं अभी तक हम बात कर रहे थे वो थी नैश की। तो नैश हमारा, जैसे मैंने बताया कि अनकंट्रोल डायबिटिक और हाइपरटेंसिव में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। अगर ऐसा है, अगर हम अनकंट्रोल डायबिटिक हैं या अगर अल्ट्रासाउंड में हमारा ग्रेड 1 या ग्रेड 2 फैटी लिवर डिटेक्ट हो रहा है,
तो ऐसे केस में हमें डॉक्टर से परामर्श लेके उसकी प्रॉपर बीपी और शुगर को एक हमारे रेगुलर फिजिशियन को दिखा के बीपी और शुगर को कंट्रोल में रखना चाहिए। और हमें एक बार फाइब्रो स्कैन जरूर कराना चाहिए। फाइब्रो स्कैन वो जांच है जो हमारे लिवर का लचीलापन को बताती है। तो जैसे जैसे हमारा लिवर फैटी होता है, जैसे जैसे लिवर स्पॉइल होता है, हमारे लिवर का जो लचीलापन है वो कमजोर हो जाता है और कम हो जाता है। तो ऐसे केस में हमें सबसे पहले डॉक्टर से परामर्श लेके फाइब्रो स्कैन कराना चाहिए। और अगर हम उसका सही टाइम पे उसको इंटरवेंशन करें और अगर सही टाइम पे उसमें मेडिसिन वगैरह लें तो हम इस चीज को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और नैश को आगे सीएलडी में कन्वर्ट होने से, मतलब फैटी लिवर को लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट होने से रोका जा सकता है। नंबर 2, अगर हम बात करें अल्कोहलिक लिवर डिजीज की, तो अल्कोहलिक लिवर डिजीज तो मेरा एक ही राय है और एक ही मेरी सलाह है कि उस चीज को अब्यूज होने से रोक दें। सर, आपके शौकीन अक्सर ये आते हैं डॉक्टर साहब, कुछ आपके पास भी आते हैं क्या? कहते हैं भाई ऐसी शराब पीना तो हम छोड़ नहीं सकते, कोई ऐसी दवा दे दीजिए कि लीवर भी सुरक्षित रहे और शराब पीने का शौक भी पूरा हो जाए। नहीं, वो शौक तो उनके लिए क्या, वो नहीं, उनको वो शौक तो छोड़ना पड़ेगा। वो चाहे अपने फिजिशियन से छुड़वाएं, चाहे घर वालों की मदद से छुड़वाएं, या कुछ एक मात्रा ले सकते हैं, निर्धारित मात्रा। अगर आपका एक बार लिवर सिरोसिस स्टार्ट हो गया है या आपका लिवर एंजाइम्स गड़बड़ होने लगे हैं या बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने लगी है या हमारा फाइब्रो स्कैन में जो वैल्यू है लिवर के, जैसा मैंने आपको बताया लिवर के लचीलापन की, वो ग्रेड 1 फाइब्रोसिस से ऊपर जाने लगी है, तो अर्जेंटली वी हैव टू स्टॉप दैट। वी हैव टू स्टॉप ड्रिंकिंग अल्कोहल कंप्लीटली एंड कंप्लीटली। बाकी अब आपका सवाल कि क्या अल्कोहल की सेफ मात्रा है, देखिए ये चीज का जवाब कोई भी किताब नहीं दे सकती है। हर शरीर अलग है, एवरी बॉडी इज डिफरेंट, एवरी बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू एवरी ड्रग डिफरेंटली, लाइकवाइज एवरी बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू अल्कोहल ऑल्सो डिफरेंटली विद डिफरेंट अमाउंट्स। पर any person drinking more than 100 to 150 grams of alcohol in 7 to 10 days, grams अगर मैं बात करूं ग्राम्स में, so that is a cause of alcoholic liver disease। आगे जाके चाहे इमीडिएटली ना हो पर वो एक साइलेंट किलर की तरह हल्के हल्के हमारे लिवर में स्लोली पॉइजनस उसको करता रहेगा। तो अगर हमें एक बार ग्रेड 1 फाइब्रोसिस डिटेक्ट हो जाए या हमें ग्रेड 2 फैटी लिवर तक अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट हो जाए तो अल्कोहल का सेवन करना इमीडिएटली उसको रोकने की हमें जरूरत है विद इमीडिएट इफेक्ट। और ऐसे केस में डॉक्टर का परामर्श लेना, आगे उसके लिए जो भी रेगुलर जांचें हैं, जैसे कि मरीज की एंडोस्कोपी होना, पेशेंट का रेगुलर अल्ट्रासाउंड होना, मरीज का रेगुलरली ब्लड काउंट्स को देखना, वो बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि वो चीज़ हमें ये बताएगा कि हमारा लिवर की सेहत क्या है, हमारा लिवर कौन से ग्रेड ऑफ सिरोसिस में है। तो सिरोसिस अगर एक बार हो जाए या ग्रेड 2 फैटी लिवर से ऊपर एक बार चले जाए तो हमें रेगुलर कंसल्टेशन, मैं हर पेशेंट को बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक आम व्यक्ति जो घर में बैठा हुआ है जिससे कोई टेस्ट ही नहीं करवाया, उसे कैसे पता चलेगा कि कहीं ना कहीं उसका लीवर जो है वो खराब हो रहा है या फैटी लीवर की जद में आ चुका है? उसे पता कैसे चलेगा कौन से वो लक्षण हैं कि उन लक्षणों को देखकर वो समझ सके और किसी डॉक्टर से परामर्श ले? देखिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो रेगुलर अल्कोहल का सेवन करता है तो या अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है या अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंसिव है, अनकंट्रोल्ड हाइपरथायराइड है, अगर आप इस हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं तो ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जो आपको ये बता सकते हैं कि आप सिरोसिस की तरफ जा रहे हैं या आप लिवर आपका खराब हो रहा है। भूख का कम लगना, शरीर का रंग बदलना, हमारी स्किन का बिना किसी वजह से या बिना किसी धूप के एक्सपोजर से उसका काला पड़ना, पैरों में सूजन आना, आंखों में पीलापन होना, भूख कम लगना, खाना देख के उल्टी करना, तो ये सारे ऐसे लक्षण हैं जो हमें बताते हैं, ये हमारे टेल टेल साइंस हैं, वार्निंग साइंस हैं कि यस हमारा लिवर एक खराबी की तरफ है। तो अगर ऐसा हमें लग रहा है तो तुरंत अपने फिजिशियन का परामर्श लेना अनिवार्य है। क्या ऐसा भी होता है कि खाना खाने के बाद एकदम से बाथरूम वॉशरूम में जाना और एकदम से कहते हैं कि खाना खाया पचा और बिल्कुल करने आप चले गए? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अब हम अपने डिस्कशन के जो हमारा आखिरी चरण है हम उस पर आएंगे और हम ये बताएंगे कि व्हाट आर द मिथ्स, ठीक है,
कि क्या मिथ्स हैं जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे लिवर से रिलेटेड है। तो नंबर वन मिथ कि पेशेंट हमारे पास आता है कि डॉक्टर साहब मेरा ना लिवर कमज़ोर हो गया है, मुझे पाचन प्रक्रिया में दिक्कत हो रही है। ऐसा नहीं होता है। कुछ भी खा रहा हूँ लेकिन मुझे अगर प्रेशर बन जा रहा है मेरा। अगर आपको गैस बन रही है तो दैट इज नॉट ऑलवेज बिकॉज ऑफ लिवर। वो अलग आपको चीज़ है। गैस इसलिए बन रही है क्योंकि आपको गैस्ट्राइटिस है, आपकी पाचन प्रक्रिया कमज़ोर है, आप मिर्च मसालों का सेवन ज़्यादा करते हैं, आपके शरीर में तेज़ाब की प्रोडक्शन ज़्यादा है। एसिडिटी। हाँ, तो एसिडिटी है आम भाषा में। तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका लिवर खराब है। नंबर दो, आदमी को पेशेंट आता है कि मैं खाता हूँ और मुझे तुरंत मोशन जाना पड़ता है तो मेरा लिवर खराब हो गया है। ऐसा नहीं होता है। अगर आप खा रहे हैं और आपको तुरंत मोशन जाना पड़ रहा है तो आपको IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है, या आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो सकती है। आपका इशू बाउल का ज़्यादा है रादर देन लिवर का पर से। तो ऐसे केस में आप अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से सलाह करें, और अगर अब वो आपको एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी के लिए बताएं तो उसको कराएं, क्योंकि वो चीज़ करके हम इस बीमारी तक बेहतर एक डायग्नोसिस बना सकते हैं रादर देन अज्यूमिंग कि ये हमारे लिवर से हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसी गलत धारणाएं हैं जो आम आदमी के मन में बनी हुई हैं कि ये अगर हो रहा है तो मतलब मेरा लिवर खराब है। जैसे कि साहब मेरे को लिवर में दर्द हो रहा है, लिवर में ऐसे लिवर कहाँ होता है जरा बता दीजिए आदमी को, वो कैसे पता चले कि दर्द हो रहा है। लिवर कहाँ पे है? लिवर होता है हमारा राइट अपर क्वाड्रेंट में। अब हाथ दिखा दीजिए। लिवर हमारा होता है, ये हमारा राइट साइड है, राइट साइड के रिब केज के नीचे हमारा लिवर लिवर लोकेटेड होता है। आदमी समझ नहीं पाता, वो कहता है कि उसे हाँ, पेट कि में दर्द लिवर हो में रहा है लिवर में यहाँ दर्द हो रहा है, और इसके भीतर ही हमारा गॉल ब्लैडर लोकेटेड होता है, वो भी राइट अपर क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है। अब जो हम लिवर का दर्द सोचते हैं वो बहुत सारी टाइम बाद पित्त की थैली की पथरी या किडनी स्टोन की बात भी होती है। राइट किडनी में स्टोन भी कभी कभी होता है, या लिवर से कोई कनेक्टिविटी है इसकी? सबसे कॉमन जो कारण होता है वो होता है गॉल ब्लैडर में स्टोन होना। तो हमारा जो गॉल ब्लैडर है वो एक तरह से लिवर बेड के जस्ट नीचे है, जहाँ हमारा लिवर है, लिवर के जस्ट नीचे यहाँ पे गॉल ब्लैडर है। तो इस गॉल ब्लैडर में स्टोन होना या गॉल ब्लैडर की डक्ट में स्टोन होना, उसको हम आम तौर पे एक आम आदमी परसीव ऐसे करता है कि ये मेरे लिवर में दर्द हो रहा है। बट लिवर में ऐसे दर्द नहीं होता है। लिवर में दर्द बहुत रेयर केसेस में होता है, कभी अगर लिवर में पस वगैरह पड़ जाए, और ऐसे केसेस में बहुत हाई फीवर आता है और बहुत सारे अन्य लक्षण होते हैं, बहुत पेन होता है, उल्टियाँ होती हैं, तो वो एक बिल्कुल अलग एस्पेक्ट है। और एक और धारणा जो मरीजों के मन में है और जिसका हमें बहुत सामना करना पड़ता है अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में, वो है पीलिया, जॉन्डिस जिसको हम कहते हैं। तो जॉन्डिस के खिलाफ जो एक बहुत गलत धारणा है वो हमने सुना होगा, और आई एम वेरी श्योर लिवर कमजोर हो गया कहते हैं। हाँ, जॉन्डिस हुआ, पीलिया हुआ और लिवर कमजोर हो गया। हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे जितने भी श्रोता हुए हैं, उन सब ने ये बात सुनी होगी कि साहब हमें पीलिया हो गया था, हमने झड़वाया फिर ठीक हो गया। तो हमें उस चीज से भार होना और हमें उस चीज से प्रभावित नहीं होना। जॉन्डिस का आपके लीवर पे कितना प्रभाव पड़ता है डॉक्टर साहब? देखिए, जॉन्डिस एक सिम्टम है, जॉन्डिस एक सिम्टम है। तो जॉन्डिस जो होता है आपको कई वजह से हो सकता है। अगर लिवर की वजह से है तो हेपेटाइटिस की वजह से, जो हम आम तौर पे कहते हैं कि साहब उसको जॉन्डिस हो गया है या उसको जॉन्डिस हो गया था फिर वो 5-7 दिन में ठीक हो गया, तो दैट इज हेपेटाइटिस ए। या किसी भी और लिवर के वायरल इन्फेक्शन से जैसे हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी से हमें जॉन्डिस हो सकता है। अगर हमारे हमारी पित्त की नलिकाएं हैं, अगर उसमें कहीं रुकावट आ जाए तो भी हमें जॉन्डिस हो सकता है। जैसे पित्त की थैली में नलकी आना, या पित्त की थैली की नलकी का या गॉल ब्लैडर का कैंसर होना, या पैंक्रियास का कैंसर होना, ऐसे केसेस में भी जॉन्डिस हो सकता है। या तीसरा कारण होता है खून टूटने का जॉन्डिस। अगर हमारा ब्लड टूट रहा है ज़्यादा तो भी हमें जॉन्डिस हो सकता है। तो जॉन्डिस को हमेशा हम एक चीज़ ना समझें और उसके बेसिस पे हम एक सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें। अगर हमें जॉन्डिस है हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। बाकी एज फार एज वायरल हेपेटाइटिस इज कंसर्न, जो हम आमतौर पे जिसको पीलिया कहते हैं कि भाई हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं जिनको पीलिया हो चुका होगा और ठीक हो गए होंगे, तो उसका ठीक होने में उसका क्रेडिट आपके झड़वाने का नहीं है, उसके ठीक होने में क्रेडिट बीमारी का खुद ब खुद है। वो एक जिसे हम आमतौर पे पीलिया कहते हैं, जिसके लिए हम एडमिट होते हैं, जिसमें हमारा SGOT SGPT अचानक से कई थाउजेंड्स में चले जाता है, 5,000 7,000 4,000 ऐसा चले जाता है। सो दैट इज acute viral hepatitis, and the best part about this disease is that it is a self limiting disease.
उसका एक फेज़ है कि वो पहले 4-5 दिन बढ़ेगी, उसके बाद प्लेटू कर जाएगी, फिर अपने आप हल्के टूटेगी। डिक्लाइन पे आ जाएगी। इसके लिए हम सिर्फ एक डॉक्टर का परामर्श लें और उसके बताए हुए रास्ते पे चलें और उसके बताए हुए मेडिसिन का सेवन करें। बिटवीन 5 डेज टू 2 वीक्स या 3 वीक्स तक हमें मेडिसिन लेनी होती है ना, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो एक वो जो झड़वाने की प्रक्रिया है, हम उस अंधविश्वास से बचें। डॉक्टर साहब, अल्कोहलिक का आपने बताया कि जो अल्कोहलिक है, जो शराब का सेवन करते हैं और ये ज़्यादा करते हैं, उनको संभावना है कि लीवर उनका फैटी हो जाए, फैटी लीवर हो जाए, लीवर से संबंधित उन्हें बीमारियां हो सकती है, संभावना बढ़ जाती है। तो क्या हम ये मान के चले कि महिलाएं, ऐसा माना जाता है कि महिलाएं शराब का सेवन पुरुषों के अनुपात में उतना नहीं करती हैं, तो क्या महिलाओं का लीवर जो है वो ज़्यादा फिट रहेगा पुरुषों की तुलना में? ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हमने अपनी आम तौर पे प्रैक्टिस में भी देखा है। अगर मैं 50 मरीज़ देख रहा हूँ जो अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के हैं, जो मेन हैं, तो उनके बदले में केवल और केवल अल्कोहल लिवर डिजीज़ के महिलाओं में, हमारी बहनों में केवल और केवल ऐसे 2 या 3 मरीज़ होंगे। तो एज़ कंपेयर टू अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ इन मेन, वुमेन में उसकी जो मात्रा है वो बहुत कम है। पर आम तौर पे ख़ास तौर पे ये देखा गया है कि जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स हैं, वो महिलाएं ज़्यादा होती हैं। ठीक है, महिलाओं का जो रेगुलर लाइफस्टाइल है वो अब तो नहीं, पर काफ़ी जो बुजुर्ग महिलाएं, उनका जो लाइफस्टाइल है वो एक घर की चार दीवारी के अंदर सीमित है, अपने घर की मजबूरियों की वजह से। तो वो उतना चल नहीं पाती, उतना एक्सरसाइज नहीं हो पाती हैं उतना। और महिलाओं का एक मतलब हमारी हर बहन, हमारी हर माता पहले परिवार के लिए जीती है, फिर अपने लिए जीती है। तो ये भी बहुत कॉमनली देखा गया है कि वो सबका ध्यान रखते रखते खुद का ध्यान रखना भूल जाती है, और उसकी शुगर जब वो आई है तो पता चला है 350 है, 400 है, 450 है। इस वजह से नैश का जो इंसिडेंस है, नॉन अल्कोहलिक स्टीरियोहेपेटाइटिस का, वो महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है, नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज का। अभी कह रहे हैं अगर आप डायबिटिक हैं, यानी शुगर आपका ज़्यादा है और आप अल्कोहलिक हैं, तो ऐसे लोगों को हाई रिस्क ग्रुप है, आप हाई रिस्क है, आप अल्ट्रा हाई रिस्क है, बिल्कुल अल्ट्रा हाई रिस्क है। डॉक्टर साहब, ये बात तो आपने बताई, और क्या खान पान का भी ध्यान रखना पड़ेगा? खान पान किस तरह का करे, मतलब आदमी क्या करे, ये बता दीजिए। आदमी ऐसा क्या करे कि उसका लीवर बिल्कुल फिट रहे? अगर एक लाइन में मेरे को डाइट चार्ट अपने दर्शकों को देनी हो, तो मैं यही बोलूँगा दैट इफ़ यू आर अ डायबिटिक, आप सिर्फ एक लाइन को नोट कर लें और उस लाइन से आप अपना पूरा का पूरा डाइट चार्ट अगले कई सालों का जज कर सकते हैं। दैट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स, GLYCAEMIC, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये वो चीज़ होती है जो ये बताती है कि कितने खाने से, कौन से खाने से कितना ग्लूकोज का उत्पाद होगा हमारे शरीर में। तो अगर वो हम खाना खाएं जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 60 से कम है, तो हमारी शुगर कभी नहीं बढ़ेगी, हमारा डायबिटीज कंट्रोल बेटर रहेगा। हमारे केसेस में अगर शुगर कंट्रोल बेटर रहेगा तो नैश की या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की होने की संभावना भी कम हो जाएगी। तो आप कोई भी खाना खा रहे हैं, अगर आप वाइट राइस खा रहे हैं, आप ब्रेड खा रहे हैं, या आप अंगूर खा रहे हैं, आप तरबूज खा रहे हैं, आप कुछ नहीं करना, आपने गूगल पे जाना है, आपने वो खाने का नाम लिखना है, स्पेस बार दबाना है और आगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स टाइप कर देना है। आपको ऑनलाइन ये पता चल जाएगा इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। जैसे वाइट ब्रेड नहीं खानी है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 104 है। तरबूज नहीं खाना है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 72 है। पर एट द सेम टाइम हम अंगूर खा सकते हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 56 है। तो हमें जो चीज़ें लगती हैं कि हमारे लिए सही हैं, हो सकता है उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा हो, उनका सेवन हम कम करें। एक लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट लें, क्योंकि हमारी जो इंडियन डाइट है, जो हमारी इंडियन कल्चर की डाइट है, वो बहुत अच्छी डाइट है, पर उसका सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है, दैट इज़ हाई कार्ब एंड लो प्रोटीन। तो हमें अपना जो प्रोटीन की मात्रा है, दैट शुड एटलीस्ट बी 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अगर मेरा वजन 75 किलो है तो आई शुड एटलीस्ट बी हैविंग अराउंड 60 to 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे। यानी प्रोटीन का एक्सेस भी कहीं ना कहीं लीवर को डैमेज करता है एक तरीके से। हाँ, मतलब अगर हम बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेंगे या हम और अन्य सोर्सेज से प्रोटीन लेंगे जो नॉन नेचुरल सोर्सेज हैं, तो येस इट कैन डेफिनेटली डैमेज। हमें सप्लीमेंटेशन वगैरह से बचना है। नेचुरल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, सोया हो गया, मिल्क, पनीर, एग्स, वाइट मीट, इन पे हम ज़्यादा फोकस करें। अच्छा, हम जो इंडियन से मानते हैं कि ऐसा एक माना जाता है कि कुछ भी आप खा रहे हैं वो तेल और मसालेदार नहीं होगा तो मज़ा नहीं आया। क्या इसका कोई फर्क पड़ता है लीवर पे? डेफिनेटली अगर हम
हमारी जो क्वांटिटी है ऑफ ऑयल्स है, अगर वो हम बढ़ा रहे हैं तो इट डेफिनेटली मेक्स अ डिफरेंस। स्पेसिफिकली देयर इज़ अ वेरी कॉमन मिथ रिगार्डिंग कि ये हमारे सॉरी आई शुड नॉट नेम द ब्रांड, बट हमारे रिफाइंड ऑयल्स हैं, ये हमारे हार्ट को रखे हेल्दी, एंड आई थिंक वी शुड वॉक अवे फ्रॉम दैट। और ये मैं एक चिकित्सक के रूप में नहीं है, मैं व्यक्तिगत रूप से भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारा पुराना सिस्टम था, जो हम पुराना देसी घी खाते हुए आ रहे थे, जो हम पुराना मस्टर्ड ऑयल खाते हुए आ रहे थे, वो हमारे लिवर के लिए कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल है। यानी मस्टर्ड ऑयल जो है, सरसों का तेल जो है, एज कम्पेयर टू रिफाइंड, रिफाइंड वो बेटर है। सरसों तेल ज़्यादा बेटर है रिफाइंड साथ कह रहे हैं। डेफिनेटली जो हमारा मस्टर्ड ऑयल है, इट इज़ मच बेटर देन रिफाइंड ऑयल। एंड एक चीज़ जिससे हमें बिल्कुल दूर रहना चाहिए, जो हमारे लिवर के लिए एक डिजास्टर है, दैट इज स्पेसिफिकली पाम ऑयल। पाम ऑयल डिजास्टर। सस्ता मिलता है इसलिए ज़्यादा बिकता है, इसलिए ज़्यादा उसका सेवन करा जाता है, पर वो बिल्कुल जहर है हमारे लिवर के लिए। उसका जो मूफा पूफा रेशो ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द लिवर टू डाइजेस्ट। सो जो हमारा ओरिजिनल ऑयल्स है, हमारा देसी घी है, ठीक है, हमारी देसी गाय का जो घी है, हमारा मस्टर्ड ऑयल है, हम उसी पे फोकस रखें। दैट इज द हेल्दी वे फॉरवर्ड। एक धारणा है कि जो हम नॉनवेज खाते हैं उसमें रेड मीट खाएं, ज़्यादा ना खाएं, तो इसको क्या है लेकर क्या माना जाए कि नॉनवेज खाना ठीक है, या नॉनवेज से भी आपका लीवर या रेड मीट से भी आपका लीवर कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है? सी रेड मीट किसी भी प्रकार के सेवन के लिए या किसी उसका सेवन जो है हमारे किसी भी बॉडी फंक्शन के लिए अच्छा नहीं है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज़ अ वेरी हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन। फायदा है उसका कोई रेड मीट का? रेड मीट का सिर्फ एक ही फ़ायदा है कि इट इज़ अ वेरी एक्सट्रीमली हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन। और इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो रेड मीट इज़ मतलब इट इज़ इकोनॉमिकली देखा जाए तो इट इज़ एडवांटेजेस फॉर द लोअर सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा। कि अगर आप 100 रुपये का मीट खा रहे हैं, जहाँ हमारा वर्ग उतना फाइनेंशियली केपेबल नहीं है, तो अगर उसका पौष्टिक आधार पूरा करने के लिए रेड मीट एक अच्छा सोर्स है। वी डेफिनेटली अग्री टू दैट। बट अगर आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटा अच्छा है, आपका अगर अफोर्डिंग अच्छी है, सो आई थिंक हम जितना रेड मीट से दूर हो सकें वो हमारे लिए बेहतर है। हम वेजिटेरियन, मैं खुद एक शाकाहारी हूँ, एंड आई ऑलवेज प्रमोट वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। एंड मुझे ऐसा लगता है कि सदियों से हमारे कल्चर में शाकाहारी भोजन की जो महत्व है उसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमारी जो साइंस है वो फिर भी आज भी करीबन 100 साल पुरानी है, बाकी जो हमारे पूर्वजों की साइंस है वो कई हज़ारों साल पुरानी है। तो हमें एज अ एलोपैथिक डॉक्टर आई ऑल्सो सजेस्ट दैट जो हमारे भोजन में शाकाहारी खाने की जो महत्व है उसको नज़रअंदाज ना करें। बिल्कुल। अच्छा, ये तो रही रेड मीट की बात, एक साइंटिफिक फैक्ट के साथ जो हम जानना भी चाह रहे हैं आपसे। और नॉन रेड मीट की बात करें, क्या उसका भी ऐसी हाई रिस्क है? सी नेचुरली ग्रोन वाइट मीट इज गुड फॉर हेल्थ, अगर स्पेसिफिकली फिश, चिकन, बट पोल्ट्री इटसेल्फ टुडे इज वेरी अडल्ट्रेटेड। इसमें ये हाँ, वो थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि हाँ, आप चिकन तो खा रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं आपसे एक सवाल और लूंगा डॉक्टर साहब। आप चिकन तो खा रहे हैं, लेकिन अब चिकन आप देखिए वो 30, 40, 45 दिन में इतना बड़ा चिकन हो जाता है। वो तो जो इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, उसे जो फीड कराया जाता है, जो चिकन एक टाइम बाउंड पीरियड में उसको उगाया ही इसलिए जा रहा है कि आप उसके मांस का सेवन कर सकें। केमिकल है उसके अंदर। हाँ, उसको आप एक सुपर फीड्स दे रहे हैं फॉर द चिकन टू ग्रो फास्टर। दैट पुअर चिकन इज ग्रोइंग एट 3 times इट्स नॉर्मल पेस। तो अगर आप उन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, एंड सेकेंड ऑफ ऑल अडल्ट्रेशन इन डेयरी, इट इज़ अ ओपन सीक्रेट दीज डेज। इट इज़ नॉट, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी नॉलेज में है या आपकी नॉलेज में, हमारे कई श्रोताओं हैं, उनकी हमारे कई दर्शक हैं, उनकी नॉलेज में भी ये चीज़ है। तो द अडल्ट्रेशन इन पोल्ट्री इज़ ओपन सीक्रेट। तो इसीलिए मतलब मेरा ये मानना है कि कंट्री ग्रोन चिकन, जो कंट्री चिकन है हमारा, या जो देसी चिकन फार्म फेड चिकन, जो देसी मुर्गा है, वो फिर भी एक तरफ से मैं उसको एक हेल्दी मीट मानता हूँ। बट एज फार एज द सुपर फेड पोल्ट्री चिकन जो है या ब्रॉयलर चिकन है, मैं पर्सनली उस चीज़ को एडवाइस नहीं करता हूँ। एंड ये अब कई सारे इसमें स्टडीज़ आ रहे हैं जो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को बता रहे हैं। ये कई हद तक हमारे शरीर में कई सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड स्पेसिफिकली इट हैज़ अ लॉट टू डू विद डिस्टर्बिंग आवर सेक्स हार्मोन, स्पेसिफिकली इन फीमेल्स।
causing obesity, PCOD, and multiple other metabolic disorders are being caused by the adulteration in poultry. देखिए डॉक्टर साहब, ये तो आपने बात करी एल्ट्रेशन को लेकर, लेकिन जो शाकाहारी है वो कहाँ जाए? नहीं अब केले जो होते हैं, हाँ जी, वो सुनने में आता है कि दवाई में डिप करके रख दिए जाते हैं। कच्चे केले आते हैं मार्केट से, दवाई में डिप कर दिए जाते हैं रात को, और सुबह वो पक जाते हैं, और वो मार्केट में जाते हैं। लोग कहते हैं भैया केले खाएंगे तंदुरुस्त रहेंगे। जो एप्पल्स है, एप्पल्स पे हम देखते हैं तमाम उसकी पॉलिशिंग, यानी सेब को चमकता हुआ दिखना चाहिए, उसमें इतना वैक्स लगा दिया जाता है। देखेंगे तो उसमें वैक्स होता है पूरा बाहर। मैं तो कहाँ जाए? मतलब मांसाहारी ना खाए, मैं एज शाकाहारी में थी एडल्ट्रेशन, मैं तो एज क्या करें? क्या उसे डॉक्टर के पास ही आना पड़ेगा फिर दवाई खाने? मैं एज ए डॉक्टर और एज ए इंडिविजुअल दोनों ही मानता हूँ कि हमारे देश का किसान बहुत मेहनत करके ये सब्जियां उगाता है, और हम जितना पॉसिबल हो सकें ट्रस्टेड एंड नॉन अडल्ट्रेटेड सोर्सेज से इन सब्जियों का सेवन कैसे, करें। कहाँ से? सब्जी मंडी से लेना है सबको? हाँ, और बाकी इसका रेगुलर वॉशिंग। वो कहते हैं 20 रुपए में कोई भी लौकी उठा लो। लोग आते हैं, देखते हैं सबसे बड़ी लौकी कौन सी है, वो उठा लेते हैं। बेशक वो एक दिन पहले लौकी का साइज इतना रहा होगा, वो एक दिन पहले बाद इंजेक्शन लगने के बाद इतनी बड़ी हो जाती है। इसका रेगुलर कहाँ तक बचेगा? इसका रेगुलर वॉशिंग करें, ठीक है। जो स्टेप्स हमारे जिन जिन चीज़ों के लिए हम केपेबल हैं, हम वो चीज़ डेफिनेटली करें। रेगुलर वॉशिंग करें, स्पेसिफिकली जैसा आपने बताया जो वैक्स लगा हुआ अगर कोई फ्रूट, आपको जानकारी में है कि नहीं है? हाँ, ये बात है, हमारे कई बार चर्चा भी हुआ है आपस में चिकित्सकों का इन बारों में। सो एटलीस्ट जैसा आप बता रहे हैं कि जो अगर वैक्स लगा हुआ फ्रूट है, तो इट इज़ कॉमन नॉलेज कि अगर हम उसको हॉट वाटर पे डिबो के उसको साफ करें तो वो वैक्स उतर जाता है। और बाकी जो बात हो रही थी कि शाकाहारी आदमी कहाँ जाए, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन हैं, जैसे कि दालें हो गई, सोया हो गया, पनीर हो गया, दूध हो गया, ये अपने आप में आपका जो पोषण है, जो प्रोटीन का पोषण है, उसको पूरा करने के लिए सफिशिएंट है। सफिशिएंट है, यानी दालें खाएं बिल्कुल, जो पल्सेस वगैरह दालें हैं जो हाँ। लेकिन कौन सी दालें मुख्य? दालों में प्रोटीन इट इज यूनिवर्सल इन जैसे सबसे ज्यादा हाई चने की दाल में प्रोटीन बहुत हाई है। आपने कहा ना कि वो हाई प्रोटीन नहीं होना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा प्रोटीन एक्सेस कर लिया नहीं, इट इज नेचुरल डाइट में जितना प्रोटीन है दैट इज सफिशिएंट एंड दैट इज कंप्लीटली नॉन हार्मफुल टू अस, इजीली डाइजेस्टेबल। वेरी प्लांट बेस्ड प्रोटीन हमेशा इजीली डाइजेस्टेबल रहता है एज कंपेयर टू एनिमल बेस्ड प्रोटीन। ठीक है डॉक्टर साहब, सवाल यही ले लेते हैं। ये तो आपने तमाम बातें की, बहुत अच्छी बातें की आपने, कि जो एल्कोहलिक है, एल्कोहलिक तो पहले तैयार रहते हैं कि अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो फैटी लीवर हो सकता है। जब कोई दिक्कत आती है तो उनका पहला डाउट जाता है कि मुझे फैटी लीवर है जी। लेकिन नॉन एल्कोहलिक जो है, जिन्हें शुगर की बीमारी भी नहीं है, उनको ऐसे कौन से लक्षण है, उन्हें कैसे पता चलेगा कि भाई लीवर का कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ हो गया? जैसे मैंने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण बता दीजिए, वो लक्षण जो एक आम आदमी जो देखे और पकड़ ले और सीधा खट से डॉक्टर साहब के पास आ जाए। अगर हम उसको स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में बता दीजिए। अगर हम उसको जैसे इनिशियल स्टेजेस में जो हमें देखने में मिलता है वो है डेफिनेटली पेट का ज़्यादा फूलना, पैरों में सूजन आना, भूख कम लगना और वजन का घटना। ये दोनों में, जो शराब का सेवन करता है वो भी, जो नहीं करता है जिसका भी लिवर जिस भी वजह से खराब हो रहा है, ठीक है। अन्यथा जो एडवांस स्टेजेस हैं उसमें सूजन का बहुत ज़्यादा बढ़ना, पैरों में, हाथों पैरों में भी सूजन आना, पेट में पानी का भरना, पेट का बहुत ज़्यादा डिस्टेंशन होना, पीलिया होना, उल्टी होना, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे मल का काला होना। मल का काला होना, मल का बार बार जाना। यस डेफिनेटली। अगर एक हमारे मतलब अगर ये प्रॉब्लम हमें क्रॉनिकली नहीं थी और अब ऑल ऑफ अ सडन हो रही है, तो डेफिनेटली इट कैन ऑल्सो, लिवर प्रॉब्लम कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजंस अपार्ट फ्रॉम अदर रीजंस। बट जो मैंने ये वाले कारण बताए, इनका हेयर लॉस होना, तो ये चीज़ें हमें जो थोड़ी एडवांस स्टेजेस होती हैं उसमें लिवर खराब होने पे ये चीज़ें दिखती हैं। क्या ये जेनेटिक भी हो सकता है कि आपके फादर को या ब्लड रिलेशन में किसी को फैटी लिवर रहा हो तो उनके बच्चों को संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है? फैटी लिवर तो नहीं, बट हाँ डेफिनेटली जो हेपेटाइटिस के जो ऑटो इम्यून कॉजेज होते हैं, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस AIHA कहते हैं उसको, तो दैट डेफिनेटली कैन बी जेनेटिक, बट उसका जो इंसिडेंस है हमारी सोसाइटी में वो बहुत लो है। मतलब बहुत रेयर चीज़ है कि हमें ऑटो इम्यून या हमें जेनेटिक कॉजेज से हमें हेपेटाइटिस होगा। जी, ये थे हमारे साथ डॉक्टर सिद्धांत खन्ना, जो फैटी लीवर को लेकर तमाम जो मिथ्या है या तमाम जो उसके लक्षण है उस पर बात करी, और अपने लीवर को कैसे फिट रखें उस पर तमाम अपनी एक वैल्यूएबल सजेशन भी दी।
और देखिए लीवर की जो परेशानी है, हर लीवर में कोई परेशानी का मतलब फैटी लीवर नहीं होता, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो कुछ लक्षण बताए डॉक्टर साहब ने, अपने बॉडी मास इंडेक्स को ठीक रखिए, शुगर को ज्यादा ना बढ़ने दें, डायबिटिक ना हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि डायबिटिक को देखा जाता है कि डायबिटिक अक्सर हाई रिस्क माता पिता को अगर है तो बच्चों को भी उसकी संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे में उनको अपने लीवर का और फिर डायबिटीज को कंट्रोल रखना बहुत आवश्यक है डेफिनेटली। और अगर फैटी लीवर को लेकर या किसी भी अन्य समस्या को लेकर आपके पास कोई भी सवाल है आपके, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें सवाल भेज सकते हैं अपने। हम डॉक्टर सिद्धांत खन्ना जो एमडी मेडिसिन और गैस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप फिट रहेंगे तभी तो ये देश फिट रहेगा। मैं भारत न्यूज लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।